हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी इकोनॉमिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 2 का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर लिया था। उसके अंदर हमने उस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस था और सेकेंड वन आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, ये हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, वो प्रोपाउंड की गई एलन एंड हिक्स के द्वारा। एलन एंड हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो अप्रोच है वो दी थी। किस बेस पर ये इंडिफरेंस कर्व होता है? इंडिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि वो उदासीन है किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने में। मतलब अगर किसी चीज़ में चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आप पहले भी वही डिसीजन ले रहे थे, बाद में भी वही डिसीजन ले रहे हैं, आपके डिसीजन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। आप कहीं पर भी आप चले जाएं, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहना है, तो वहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच निकल करके आती है। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। किस पे बेस्ड है ये? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस दैट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें से आपको बेस्ट वन चूज़ करना है। यहाँ पर आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन का आप चूज़ करने वाले हैं, उस कॉम्बिनेशन में आप किसी भी तरीके से चूज़ कर लीजिए उसको। आप उसके अंदर आप कैसे भी अपने मनी को इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हमेशा सेम रहना है। आपने एक बार कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया, उसके बाद आप उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी जो मनी, जो आपका पैसा है, जो आपकी इनकम है, उसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए, उसमें आपका वो सेटिस्फेक्शन का लेवल कोई चेंज नहीं होगा। इट फ्री टू चूज़। कंज्यूमर जो है वो चूज़ करने के लिए फ्री है, उसके पास किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। एक है आपको कि आप 500 + 500 का कोई कॉम्बिनेशन है, एक में आपके पास 400 + 600 का कॉम्बिनेशन है, कहीं पर आपके 200 + 800 का कॉम्बिनेशन है। ये डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स डिफरेंट आपकी यूटिलिटीज़ है, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है कि आप किस में कौन सी कॉमोडिटी को यूज़ करना चाहते हैं। इट मे बी पॉसिबल फॉर, मान लीजिए आपने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया, आपने 400 + 600 का कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में आप 1000 रुपये को कैसे भी खर्च कर लीजिए, आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। आपके पास अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं और आप उनमें फ्री टू चूज़, आप फ्री हैं उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज़ करने के लिए। और इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन है अदर कॉम्बिनेशन से क्या होता है? डिफरेंट होता है अबाउट द अदर कॉम्बिनेशंस। कुछ अजम्पशंस ये अप्रोच है वो लेकर के चलती है कि किन किन अजम्पशंस के बेस पर हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला एलन एंड हिक्स ने माना कि जो कंज्यूमर है वो क्या है? रैशनल है, उसे नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, उसे अपने फ़ायदे नुकसान का नॉलेज है, उसे ये पता है कि मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, मैं उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ। इतनी समझ उस कंज्यूमर के अंदर है। एलन एंड हिक्स ने ये मानते हुए अपनी थ्योरी दी। सेकेंड ये बोलते हैं कि कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग। दैट मीन्स कि आपके पास ये जो कॉम्बिनेशंस, मैंने अभी यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए, मे बी पॉसिबल आपका यहाँ पे जो खर्चा है वो तीनों में इक्वल है, लेकिन इनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में वो 500 लग रहा है, इस कॉम्बिनेशन में 400 लग रही है, इस कॉम्बिनेशन में 200 लग रही है, लेकिन अदर कॉमोडिटी की प्राइस यहाँ पर 800 हो गई, जो शायद इस लेवल की ना हो। तो हमारे मन में अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यूटिलिटी नहीं मिल रही, हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप उसे स्विच करके दूसरे अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। तो आप ये कंपेयर कर पा रहे हैं, आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि विच इज़ बेटर, आप रैंक दे पा रहे हैं, आप उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन में, इस अप्रोच के अंदर ये मान के चला जाता है कि ये सिचुएशन आपके सामने अवेलेबल है कि आप रैंक दे पा रहे हो। थर्ड वन बोलता है कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपका ये ऑप्शन था ए,
बी, सी, 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे। आपको ए ऑप्शन से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 100 का मिल रहा है, बी ऑप्शन से आपको 80 का मिल रहा है और सी से आपको 125 का कॉम्बिनेशन जो है उस पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप इन्हें किस तरीके से अरेंज करेंगे? आपके पास आपने इसको पहले आपने अरेंज किया, ए इज ग्रेटर देन बी, क्लियर है? ए बी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, सी ए से भी ज़्यादा है, ए बी से ज़्यादा है, सी बी और ए दोनों से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपकी प्रायोरिटी ऑफ रैंकिंग कैसे हो गई? सी, देन आपका ए और देन आपका बी। तो आपने इसको रैंक में डिवाइड कर लिया। सेकंड, आपने इसमें ये भी डिसाइड कर लिया विच इज़ मोर प्रिफरेबल। तो ये आपका इसमें संभव हो सकता है। मोर इज़ प्रिफरेबल टू लेस, ये बात इसमें भी बोली गई है कि जो ज़्यादा है वो कम वाले से पहले प्रिफर किया जाएगा। जहाँ हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हम जाहिर सी बात है कि हम उस कॉम्बिनेशन को चूज़ करेंगे जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंपेयर टू लेसर सेटिस्फेक्शन। तो ये 4 अजम्पशंस थी जिसके बेस पर एलन एंड हिक्स ने आपको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से रूबरू करवाया। अब बात करेंगे हम इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व में क्या रिलेशन है, क्या होता है। इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व पे जाने से पहले हम एक बार इस टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनल अप्रोच की जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है। हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डिनल दैट मीन्स इन ऑर्डर, हम इसे ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हैं। हमने अभी देखा कि हम रैंक दे रहे हैं, रैंक किस बेस पे देते हैं कि हमें ये पता होता है कि विच इज़ बेटर और विच इज़ लेसर। अगर हमें पता है कि ये कंपैरिजन संभव है तो हम उसे रैंक दे पाते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम उसे डिटरमाइन कर पाते हैं। और इसी पैटर्न को अरेंज करने का ये जो पैटर्न है, जो रैंक देने का, जो प्रेफरेंस डिसाइड करने का जो पैटर्न है, उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं। यही ऑर्डिनल एनालिसिस है। ऑर्डर्स में हमने उसको रीअरेंज कर दिया है और इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व में ये चीज़ बोली गई है कि आपने एक बार, मान लीजिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, एक बार आपने चूज़ कर लिया कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, फिर आप इसमें इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, या किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना लो। एक बार आपने इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उस पर कहीं पर भी प्लॉट कीजिए, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा। ये एलन एंड हिक्स कहते हैं, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशंस उस एक पर्टिकुलर कर्व पे बन रहे हैं, उन सभी से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट्स ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें शेड्यूल में आप आइए, आप यहाँ पे चेक कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि आपके पास 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आप फूड की एक क्वांटिटी लेते हैं और क्लॉथ की 12 क्वांटिटीज़ लेते हैं। आपके पास जो बैलेंस है, मान लीजिए आपके पास 5000 का बैलेंस है, आप उसमें से कुछ रुपए फूड के ऊपर खर्च कर रहे हैं और कुछ बाकी के सारे क्लॉथिंग पे कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक और कॉम्बिनेशन बनाएं, 5000 को इस तरीके से मैनेज करें कि आपके खाने की मात्रा है जो बढ़ जाए। तो आपने क्या किया, फूड की क्वांटिटी क्या कर ली, 2 कर ली, और क्लॉथिंग के लिए आपको त्याग करना पड़ा 6 का। वाई? क्योंकि आपके पास सोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना है। आपको चाहिए कि मुझे क्वांटिटी फूड की बढ़ानी है, तो आपने फूड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपने 6 क्लोथ्स का त्याग किया, आपने 6 क्लोथ कम परचेज किए सो दैट आप फूड की अनदर क्वांटिटी परचेज कर सके। जैसे ही आपने थर्ड वन पे अप्रोच किया, आपके क्लोथिंग की जो क्वांटिटी है वो 4 पे लिमिटेड हो गई, एंड देन 4th यूनिट ऑफ फूड आप क्लोथिंग के 3 यूनिट्स पे स्टेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने कितना छोड़ा, सेकेंड पॉइंट पे जैसे ही आप सेकेंड कॉम्बिनेशन में आए आपने 6 क्लोथ का त्याग किया। थर्ड पे आप आए तो आपने 2 यूनिट ऑफ क्लोथिंग, और थर्ड पे आते ही आपने 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग का सेक्रीफाइस कर दिया। ये जो सेक्रीफाइस आप ये कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, और उस स्विच करने पर आपने कितना सेक्रीफाइस किया,
कितना आपका जो डिफरेंस है वो आया, वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और इन सबको आप एक शेड्यूल में, एक टेबुलेट फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल। इसे हम डायग्राम में भी प्लॉट कर सकते हैं। डायग्राम में देखिए ये प्लॉट किया गया है। आपका कॉम्बिनेशन, आपने एक जो इंडिफरेंस कर्व था आपने उसको एक को चूज कर लिया, उसमें आपने कॉम्बिनेशंस चेंज किए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास ये जो फूड थी उसकी क्वांटिटी 1 थी ए कॉम्बिनेशन में, लेकिन आपकी क्लोथिंग कितनी थी, क्लोथ्स आपने कितने लिए थे, 12 यूनिट्स के। वहीं जब आपने सेकंड कॉम्बिनेशन बनाया, बी कॉम्बिनेशन में आप गए तो आपने 6, आपके क्लॉथ कितने हो गए 6, और वहीं पे आपकी फूड की क्वांटिटी हो गई 2। थर्ड वे पे आपका सी का ऑप्शन में आपके पास हो गए 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, और एट लास्ट डी कॉम्बिनेशन आपने जब बनाया तो आपके पास फूड की 4 यूनिट्स थी, लेकिन आपके पास क्लोथ सिर्फ और सिर्फ 3 थे। तो ये आप इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे आपने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, लेकिन आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो पूरा इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पे इन चारों ही पॉइंट्स पे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका क्या होगा, ऑलवेज सेम, वो आपका सेम रहेगा। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कहीं नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपके लिए एक अलग इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑलवेज गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कर्व्स आपके पास अवेलेबल है, उन सबको मिलाकर के आप एक मैप बनाते हैं, उसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इंडिफरेंस मैप कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर ने जो भी उसका जो टेस्ट है, जो उसको प्रेफरेंस है, जो वो रैंकिंग दे रहा है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन वो बना रहा है, उसके बारे में कंप्लीट पिक्चर इंडिफरेंस मैप दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, डिफरेंट आईसीज आपके निकल करके आते हैं, तो उन सबको मिला करके जो एक बनता है उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व सिग्निफाइज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर है वो लोअर के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम होता है इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व्स है, ए, बी और सी। यहाँ पे सी जो है वो सबसे ऊपर है, बी उससे नीचे और ए उससे भी नीचे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सी से जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार इंडिफरेंस कर्व आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी इस तरीके से होगी, वहीं पे इसी पॉइंट पर आप यहाँ आएंगे तो ये यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब इस थर्ड वन पे जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, हायर इंडिफरेंस कर्व है, आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। डायग्राम में आप देख लिए सेम बात बोली गई है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, हायर रिटर्न देगा, आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा, हायर सेटिस्फैक्शन। ओके, इज इट क्लियर? ओके, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होती है कि किसी एक गुड्स से दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करने पर आपने जो सेक्रीफाइस किया या जो कॉम्बिनेशन आपका जो बन रहा है, जो सेक्रीफाइस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसे ही हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। किस रेट से आपने स्विच किया है, किस रेट से आपने सब्सटीट्यूट किया है, वो आपका बताता है MRS। MRS ये बताता है, अभी लास्ट डायग्राम में हमने जो देखा था फूड और क्लॉथिंग का जो था, फूड और क्लॉथ्स, उसमें यही था कि इसकी एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसने 6 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, देन अगेन 1 यूनिट के लिए इसने 2 का सेक्रीफाइस किया, और लास्ट में इसने 1 यूनिट के लिए 1 का सेक्रीफाइस किया। तो ये आपका जो सेक्रीफाइस है, जो डिफरेंस है, वो आपका क्या आया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स की। इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स क्या होते हैं? जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने डिफरेंट उसके अजम्पशंस,
उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। वैसे ही इंडिफरेंस कर्व में हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। उससे पहले हमने बात की इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व कैसे प्लॉट होता है, तो इन सब के बारे में। अब फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से ये निकल करके आता है, या इसको लेकर के क्या रिजल्ट्स निकाले हैं एलन एंड हिक्स ने, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सबसे पहली बात तो वो नीचे की तरफ डाउन करेगा, नीचे की तरफ इसका स्लोप होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। और इट हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव इसका स्लोप होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व कैसे बन रहा है। मान लीजिए ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि मान लीजिए एप्पल की यहाँ पे 1 क्वांटिटी थी, मैंगोज यहाँ पे आप कितने ले रहे थे, 10 मैंगो, यहाँ पे कितने ले रहे थे, 10। लेकिन वहीं पे इसकी क्वांटिटी हमने जैसे ही 2 की, आपके मैंगो की क्वांटिटी हो गई 5। और यहाँ पे आपने नेक्स्ट जब एक और कॉम्बिनेशन बनाया तो मैंगो 3 हो गए और इसके 3 यूनिट्स पे। तो आप मुझे बताइए कि आपने इसकी एक एक क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन इसमें आपने कितना ज़्यादा डाउन कर लिया, आपने इसमें क्या किया, सेक्रीफाइस जो किया है आपका डाउन जा रहा है। तो ये ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ड्यू टू MRS XY, आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्लोप्स टू डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट हैज़ नेगेटिव स्लोप। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले लास्ट जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसमें आप सबसे पहले 6 थी, देन 4 एंड देन 3, आई थिंक ये था। लेट्स चेक इट। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था आपका 6, 2 एंड 1। वो आपका क्रॉस का जो कॉम्बिनेशन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो MRS आपकी 6 to 1 आई वो आप डाउनवर्ड देख रहे हैं। पहले 6 का सेक्रीफाइस था, देन 2 और एट लास्ट 4 पे वो आकर के रुक गया। इसका मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही, किसकी वजह से ही, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की तरफ जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कन्वेक्स टू द ऑरिजिन का क्या मतलब होता है? कन्वेक्स क्या होता है? आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम लिखते हैं 0, ये आपका होता है ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन। यहाँ पे अब ओरिजिन, अब ये IC बनता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। लेकिन इसे याद कैसे रखा जाए? तो आपको पता हो कि गुफा को हम बोलते हैं कैव। गुफा को हम क्या बोलते हैं? कैव। तो एक होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव। ये कौन सी सिचुएशन होती है? कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे आप एक तरीके से इसके रास्ते बंद कर रहे हो, यहाँ पे भी ये टच है, यहाँ पे भी ये टच है। इसका मतलब ये एक कैव बना रहा है। तो इसे इस तरीके का जो डायग्राम होता है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव इन शेप। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो इसी तरीके से होता है, बाहर की तरफ जो खुला हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कि इसके अपोजिट है वो। एक तरीके से इस पॉइंट की तरफ उसने बैक कर रखा है और वो ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है, ऊपर की तरफ उसका खुला हुआ पार्ट है, तो उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व का ये जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से प्लॉट होता है, वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। इसमें भी आपके सेम वही बात बोली गई है इंडिफरेंस कर्व की, कि भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन की शेप में आ जाता है। देन ये बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व, ये डायग्राम में भी वही चीज़ बोली गई है कि जो आपने इसमें सेक्रीफाइस किया है उसे किस तरीके से इसमें प्लॉट किया जा रहा है। उसके बाद ये बोलता है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा है, ऊपर की तरफ है, वो सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा देगा। कैसे? वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इसलिए देगा क्योंकि आप ये कॉम्बिनेशन को चेक करिए, इसमें आप कॉम्बिनेशन को चेक करिए और आप ये पाएंगे कि सेम जो आपका है मैंगो की M क्वांटिटी है, लेकिन एप्पल की N से N1 क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब
आप उसी कॉम्बिनेशन में अगर आप उसी आपके जो पैसे हैं उसी सोर्स के अंदर आप ये कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले पा रहे हैं। यहाँ पहले आपको दोनों की टोटल मिलाकर के 2+1 मिल रही थी, नेक्स्ट वाले में आपको 2+2 मिल रही है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, सेम आपका जो है खर्चा आपका क्या है, इक्वल है दोनों के अंदर। तो दैट मीन्स आपको सेकंड कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ज़्यादा आप यूज़ कर पा रहे हैं उसके अंदर। तो जहाँ पर आपका हायर आईसी होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, वो आपको क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसका होता है। यहाँ पे नेक्स्ट वो बोलता है टू इंडिफरेंस कर्व्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, कभी भी टच नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व का जो मैप होता है वो इस तरीके से होता है, एक इंडिफरेंस कर्व है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, तीसरा इंडिफरेंस कर्व है, चौथा इंडिफरेंस कर्व। जितने चाहे इंडिफरेंस कर्व आप डायग्राम में प्लॉट कर लीजिए, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि इनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है, इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और हम ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और वो अपने लिए बेटर ऑप्शन ही चूज करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने उसके बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमने चेक की, उसके बाद हमने उसका मैप और उसका शेड्यूल जो है वो हमने देखा। इंडिफरेंस कर्व की हमने कर्व का कैसे प्लॉट किया जाता है वो देखे, कुछ इसकी अजम्पशंस हमने देखी। उसके अलावा हमने इसकी जो के तरीके हैं कि इसके ये किस प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, उनके बारे में भी हमने बात की। कुल मिलाकर इंडिफरेंस कर्व में हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है आपका बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? बजट नाम से ही जैसे आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट देती है। वो उसमें क्या बताते हैं, बजट के अंदर ये चीज़ आती है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, हमें खर्चे इतने करने हैं और हम इतने कर चुके हैं। हमारे पास जो पैसे आए थे उनमें हमने इतना खर्च किया और अब जो बचे हैं उसमें आगे हम ऐसे खर्च करेंगे, ये हमारा बजट कहलाता है। उसमें हम एक एस्टिमेशन देते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी कि हम इसको इस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। बजट लाइन क्या होती है? एक एज ए इंडिविजुअल मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे को सैलरी मिली है 10,000 रुपीज़ की और मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं इन 10,000 को कैसे यूज़ करूँ। मैं इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ज़रूरतें हैं मेरी जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है 10,000 और आज के टाइम में 10,000 में कुछ नहीं होता, तो मैं उसमें से बेटर ऑप्शंस को चूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं 2 या 2 से ज़्यादा जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके अंदर एक कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। कॉम्बिनेशन मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ कि मैं इस कमोडिटी पे ज़्यादा खर्च कर सकती हूँ, इस पे इतना कर सकती हूँ, इस पे इतना कर सकती हूँ। तो मैं एक एस्टिमेशन लेकर के चलती हूँ और यही जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम। उसके पास जो इनकम अवेलेबल है उसे स्पेंड करके वो कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता है उन 2 गुड्स के बीच में, वो ये आपकी क्या शो करती है, बजट लाइन शो करती है। बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है मनी इनकम पे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये प्राइस के ऊपर डिटरमाइन होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे आगे के डिसीजंस ले पाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी इसको एक नाम दिया गया है। ये जो आपकी है ए और बी, ये आपके 2 गुड्स हैं जिसके पॉइंट्स हैं और ये आपका क्या है, बजट लाइन। अब आप देख सकते हैं कि गुड्स वाई इधर है और यहाँ पे ये क्या है, एक्स कमोडिटी इधर है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पूरी की पूरी वाई खरीद लो और एक्स का 0 रखो। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना देती हूँ। मान लीजिए ये आपके 10 कमोडिटीज़ है, तो 10 + 0 फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये बना। बी पार्ट ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू 0 + 10। एक्स पे आपने यहाँ पे फुल ले लिया है और वाई का आपने कुछ भी नहीं लिया, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। उसके अलावा आप अगर इसके मिड पॉइंट पर आते हैं तो मे भी पॉसिबल सी आपका 5 + 5 हो सकता है, डी आपका कोई और, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका कोई डी पॉइंट है, यहाँ पे आपका ई पॉइंट है। तो ये आप अलग अलग कॉम्बिनेशन इस पर बना सकते हैं और इसके अंदर आपको इनमें से जिस पर भी आपको
सेटिस्फैक्शन, जिस पर भी आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले आप उसे ही, उस कॉम्बिनेशन को ही चूज़ करोगे और आप अपने बजट को उसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करोगे। ये आपका क्या हुआ, बजट लाइन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एच और के किस लिए हैं। एच और के पॉइंट क्या हाईलाइट कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो ए और बी जो रो है वो आपकी क्या है, बजट लाइन। इसका मतलब आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है उससे आप इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप अपनी स्पेंडिंग को उस पर कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के पॉइंट पर है, इसका मतलब आप उससे कम कर रहे हैं, जितना आपके पास अवेलेबल है आप उससे कम कर रहे हैं। आप पूरा बजट, आपने जो पूरी इनकम जो आपने डिसाइड की है खर्च करने के लिए, आपने उसे पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, अभी उसमें कुछ और बाकी है। आप पूरी तरीके से अपने बजट पे नहीं आए हैं, अपने बजट का एक बेस्ट एस्टिमेशन नहीं लगाया है, अभी उसमें कुछ और बाकी है। अगर कुछ बाकी है तो आप के पॉइंट पर है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अभी नहीं आया है, आपकी कुछ ज़रूरतें अभी पूरी होना बाकी है। वहीं पर अगर आप एच पॉइंट पर जाते हैं तो एच पॉइंट आपके बजट लाइन से ऊपर की तरफ है। बजट लाइन से ऊपर, इसका मतलब आपकी ज़रूरतें अभी पूरी होना बाकी है, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है। ये आपके रीचेबल नहीं है, नॉट रीचेबल। ये आपके नॉट रीचेबल है बिकॉज यहाँ पे आपके पास इनकम नहीं है, लेकिन आपकी अभी भी इच्छा है, आपकी वॉन्ट्स है कि आपको इस लेवल पे आना है, इस कॉम्बिनेशन पे आना है, लेकिन आपके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तो ये आपके लिए रीचेबल नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। वहीं पर के पॉइंट है, वो अभी और बाकी है, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंचना भी बाकी है, क्योंकि आपके पास अभी सोर्स अवेलेबल है, आप अपनी और वॉन्ट्स को कंप्लीट या फुलफिल कर सकते हो। तो ये बजट लाइन पे इस तरीके से इसको प्लॉट किया गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नाम पहले भी आप डिस्कस कर चुके हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलता है इक्वेलिटी। कहीं पे भी आप खड़े हो, आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, आपको मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। आपने अपना बेस्ट यूज़ कर लिया है, आपने जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया है वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये बोलता है कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड्स एंड नो पोजिशन टू रीअरेंज हिज परचेज ऑफ गुड्स। आपको उसे रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की कोई पोजीशन नहीं बन रही है, क्योंकि आप मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंच चुके हो। अगर आपने वो पॉइंट रीच कर लिया है तो आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ गए हैं, फिर आप कहीं पर भी स्विच कीजिए, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। कुछ अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व की से रिलेटेड जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर इम्पैक्ट डालती है। कंज्यूमर हैज़ गिवन इन इंडिफरेंस मैप, कंज्यूमर इंडिफरेंस मैप के ऊपर उसको प्लॉट करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कंडीशन ये मानी गई है कि जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर इन नेचर, उसमें जो नेचर है सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो आपका उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो भी अलग अलग होगा, और ऐसे में आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे कि मुझे उसे रीअरेंज करना है या नहीं, बिकॉज आपके पास सेम गुड्स अवेलेबल हैं, जो गुड्स आपने परचेज की है उसी का एक बल्क आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसमें कैसे भी उसको कर लीजिए, लेकिन उसके पास कोई पोजीशन नहीं है, आपने उसको मैक्सिमम लेवल पे परचेज किया है। थर्ड होता है इट ही हैज़ फिक्स्ड मनी इनकम। आपके पास जो स्पेंडिंग है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी है या आपको जो इनकम हो रही है बिजनेस से वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है, तो ऐसे में आपकी जो डिमांड है वो भी फ्लैक्चुएट कर जाएगी और आप एक राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर इसे क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन एंड फिक्स्ड। आपकी जो सैलरी है उसे भी फिक्स कर दिया, प्रोडक्ट की जो नेचर है उसे भी सेम कर दिया, प्राइस जो है उसे भी फिक्स कर दिया। तो ये बोलते हैं इन सबको फिक्स करने के बाद आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है, उससे आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हैं। डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं, IC 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। यहाँ पे आपको 5 इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं, और ये जो P और L जो लाइन है ये आपकी क्या है, बजट लाइन। क्या है, बजट लाइन। ये आपकी क्या है, बजट लाइन। अब देखना ये है कि बजट लाइन जो है वो आपके कंट्रोल में है। उस बजट लाइन पे आप कहीं भी खड़े हो जाए वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपने बजट पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है। आपने ये देखा है कि आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है उससे आप कितना क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं,
तो बजट लाइन पे आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आप उस पर संतुष्ट हैं। लेकिन बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच कौन कौन से कर रहे हैं? हमें बेटर कॉम्बिनेशन चूज करना है, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो हम किसे चूज करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बजट लाइन को, ये जो बजट लाइन है उसे 3 इंडिफरेंस कर्व टच कर रहे हैं। 3 इंडिफरेंस कर्व का उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है। एक आपका IC1 जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इसको टच कर रहा है, R और H पे। IC2 इसे S और T के ऊपर टच कर रहा है, और IC3 Q पॉइंट्स के ऊपर इंडिफरेंस कर्व IC3 बजट लाइन को Q पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। डिटरमाइन ये करना है कि हम कौन से IC पे जाएं, इस वाले कॉम्बिनेशन पे जाएं, इस वाले पे जाएं या इस पे जाएं। सोच कर बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अभी 2 मिनट पहले हमने IC की प्रॉपर्टीज के अंदर ये पढ़ा था, हायर IC हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन। अगर इंडिफरेंस कर्व ऊपर है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा? हायर होगा। तो यहाँ पे IC1, 2, 3 के अंदर हायर कौन सा है? IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1। इसका मतलब हमें ये तो पता चल रहा है कि बजट लाइन पे ये 3 कर्व टच कर रहे हैं, लेकिन IC3 का जो है वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ हायर देन अदर। ये ऊपर है, ये हायर है, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी हायर है। अगर कंज्यूमर को हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हायर को ही एक्सेप्ट करेगा। जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहाँ उसे कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी, वो वहीं पे स्विच करेगा। यहाँ पर उसे इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को दे रहा है, और हम यहाँ पे Q पॉइंट जो है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के मिलने वाले सेटिस्फैक्शन और आपके बजट से आप जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बेस्ट, वो आपका यहाँ पर Q पॉइंट पे बन रहा है। और वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन गुड्स X एंड Y का बनाया गया है उसे ही हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ओके, इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर के पास क्या होती है? चॉइसेस होती है। 2 क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर वो अपनी चॉइसेस को डिटरमाइन करता है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस शुड सेटिस्फाई 2 क्राइटेरियाज। 2 क्राइटेरिया कौन से हैं? एक तो वो बजट लाइन पे होना चाहिए। बजट लाइन पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टच होनी चाहिए। टचेस बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका बजट लाइन को टच करना चाहिए। दूसरा क्या है? वो हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वहीं पर आपका कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन निकल करके आता है। हायर इंडिफरेंस कर्व को हम चूज करेंगे। प्राइस लाइन जो होती है वो टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व होती है। प्राइस लाइन क्या होती है? टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। वो उसको सीधा टच करती हुई जाए, उसे कट ना करे, वो उसको टच करे, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। और जहाँ पर टेंजेंट होती है, अभी जस्ट हमने अभी देखा कि IC3 जो था उसके बजट लाइन इस तरीके से छू कर निकल रही थी, जहाँ पर उन दोनों का ही पॉइंट टच हो रहा था। इसलिए इसे यहाँ पे ये बोला गया कि IC लाइन कर्व को, जो बजट लाइन जिस IC कर्व को टेंजेंट करे, टच करके निकले, वहाँ पर आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन या बेस्ट सेटिस्फैक्शन का लेवल निकल करके आता है। 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर इंडिफरेंस कर्व को सुपीरियर माना गया है। यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था उससे उसे सुपीरियर माना गया है। क्यों? एक तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है दोनों को सेपरेट किया गया है, और सेकंड यहाँ पर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को एक ही टाइम में पढ़ा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस पर डिस्कस करते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। इनकम इफेक्ट होता है कि आपकी इनकम में चेंज की वजह से आपके डिसीजन में जो चेंज आ रहा है वो आपका इनकम इफेक्ट है, क्योंकि इनकम ने आपके ऊपर इफेक्ट डाला है आपके डिसीजन के ऊपर। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि आपके प्रोडक्ट का अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे टी और कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी को यूज़ करते हैं और टी की प्राइसेस में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो उससे कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टी की प्राइस कम जा रही है, लोग कॉफ़ी से टी की तरफ स्विच कर जाएंगे, और अगर टी की प्राइस ज़्यादा है तो लोग
टी से कॉफ़ी की तरफ आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के टी एंड कॉफ़ी का जो है क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, सॉरी, और यहाँ पे टी जो है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट टी की वजह से कॉफ़ी पे जो पड़ा है उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इनकम की वजह से जो इफेक्ट आता है आपके डिसीजन पे उसे हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट। तो इनकी स्टडी जो करता है वो इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा बेटर तरीके से करता है कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और सेकंड ये बोलता है कि स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी एट ए टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये दो कमोडिटीज़ का, एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ का क्या करता है, एनालिसिस करता है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इंडिफरेंस कर्व में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन में आपकी एक जो कमोडिटी होगी वो मोर देन वन होगी, तभी आप कॉम्बिनेशन बना पाओगे। लेकिन हम यूटिलिटी एनालिसिस में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, जो पर्टिकुलर गुड्स अवेलेबल है, वो उसकी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। हम यहाँ उसे किसी और से कंपेयर नहीं करते, ना उसे किसी और के साथ मिक्स मैच करते। हम बस ये देखते हैं कि जो जो फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को यूज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एक ही कमोडिटी पर लिमिटेड होती है, जबकि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर स्टडी करता है। इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसकी अगर मैं बात करूं तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, एक बार बताएंगे आप। हमने इसमें ये देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी अजम्पशंस हमने देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। नेक्स्ट हमने इसके प्रॉपर्टीज़ के बाद में हमने बजट लाइन पढ़ी कि बजट लाइन क्या होती है। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया। देन आफ्टर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकल करके आया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर के हमने स्टडी की कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और लास्ट में हमने पढ़ाई उनका कंपैरिजन, हमने क्या किया, कंपैरिजन किया मार्जिनल और उसको इंडिफरेंस कर्व को, आईसी और एमयू को हमने क्या कंपेयर किया, और ये पहचाना कि इंडिफरेंस कर्व किन पॉइंट्स पर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से सुपीरियर बनता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, बिकॉज बहुत ही इजी चैप्टर है और हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है। हम अपनी लाइफ में भी इसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसे नोटिस करते हैं। और अब आप इसे गौर कीजिएगा कि आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप नोटिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई में ये हमारी लाइफ में हैपन हो रहा है। थैंक यू सो मच।